छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो आधुनिक विश्व के चरवाहे में हमने पिछले वीडियो में हमने भारत के चरवाहों के बारे में जाना था। आज हम अफ्रीका के चरवाहों के जीवन के बारे में जानेंगे और आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और इसमें जो आपको बताया जा रहा है, इनमें से भी जो क्वेश्चन बनते हैं आप उसको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। और लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन, अफ्रीका के चरवाहों का जीवन। तो अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अफ्रीका में निवास करने वाले चरवाहों के समुदाय को किस किस नामों से जाना जाता था। तो अफ्रीका में निवास करने वाले चरवाहे में बेदुइन्स और बर्बेर्स, मशाई, सोमाली और बोरान और तुर्कान, ये अफ्रीका के चरवाहों का समुदाय है। अब यहाँ पर तो बहुत सारे समुदाय निवास करते थे। इतने समुदायों में से हम देखते हैं कि किसी एक समुदाय के बारे में अध्ययन करना उचित रहेगा। तो आज हम देखते हैं कि मासाई समुदाय का जीवन यापन कैसे था। तो पहले शुरुआत में तो इनका जीवन में जब औपनिवेशिक काल नहीं था या ये स्वतंत्र थे, किसी का इन पर अधिकार नहीं था, उस समय तो ये चरवाहे जिस स्थान पर अच्छी हरी घास है या हरे चारागाह है वहाँ पर अपने जानवरों को ले जा करके चराने का काम किया। इन चरवाहे जानवरों में गाय है, बैल है, ऊँट, बकरी, भेड़ और गधे ये लोग पालते थे। और ये इन सब चीज़ों को क्यों पालते थे? इसलिए पालते थे कि इनसे इनको दूध, मांस और पशुओं की खाल और ऊन आदि मिल जाता था और इसको बेच करके ये लोग अपना जीवन यापन चलाते थे। और चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी भी कार्य करते थे। कुछ चरवाहों के साथ साथ कुछ चरवाहे खेती का भी कार्य करते थे। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल ने गहरा बदलाव किया। जब औपनिवेशिक मतलब कि जब ये लोग इनके ऊपर ब्रिटेन और जर्मनी का अधिकार हो गया तो इनके जो चारागाह क्षेत्र उनको क्या किया गया, गवर्नमेंट सरकारी या ब्रिटेन वालों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जर्मनी वालों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जिससे इनके लिए सीमित ही चारागाह का जो क्षेत्र है सीमित कर दिया गया। कुछ सीमित क्षेत्र में ही इन लोगों को अपने जानवरों को लेकर के रहना पड़ता था। अब हम जानते हैं कि मसाई समुदाय क्या है। तो मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो पूर्वी अफ्रीका के निवासी से थे। इनमें से लगभग 3 लाख लोग दक्षिणी कीनिया में रहते थे और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते थे मसाई समुदाय के लोग। फिर देखो, औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर के तंजानिया के घास के मैदानों तक स्टेपिस तक फैला हुआ था। ये उत्तरी कीनिया से लेकर के तंजानिया तक पूरा एक विशाल क्षेत्र था। ये तभी उत्तरी कीनिया से तंजानिया तक देखिए कि एक पूरा विशाल क्षेत्र फैला हुआ था जब औपनिवेशिक या विदेशी शासकों का इन पर शासन नहीं था उससे पहले। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान तांगनिका के इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता है। तो जर्मन ईस्ट अफ्रीका किसे कहा जाता है, इस प्रश्न को आपको नोट भी करना है। तो ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान तांगनिका के इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता है। 1919 में तांगनिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। और तांगनिका को आज़ादी कब मिली? तो तांगनिका को आज़ादी 1961 में मिली। तो तांगनिका का नया नाम क्या है? तंजानिया है। 1964 में जंजीबार के विलय के बाद तांगनिका का नया नाम बन गया क्या? तंजानिया बन गया। तो तंजानिया इसका नया नाम कब बना है? 1964 में बना है। और किसके साथ विलय हुआ था? जंजीबार के साथ विलय के बाद। 1985 से ब्रिटिश
कीनिया और जर्मन तांजिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड को भी 2 भागों में बराबर बराबर बांट दिया गया। जो मसाई लैंड क्या था, ये मसाई समुदाय के चारागाह वाला क्षेत्र था, जहाँ पर मसाई समुदाय क्या करता था, अपने जानवरों को चराता था और वहाँ निवास करता था। तो उसको ब्रिटेन और जर्मनी ने 2 भागों में बांट दिया। पूर्ण रूप से मसाई लैंड है। इस मसाई लैंड को 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मनी तांजिया ने 2 भागों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया। जिससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो मसाई जो समुदाय है, मसाई समुदाय को मात्र थोड़ी सी जमीन मतलब कि उसको 40% जमीन दी गई अपने जानवरों को रखने और पालन पोषण के लिए। और पूरी मसाई लैंड को किसने रख लिया, मसाई लैंड का 60% भाग इन लोगों ने बांट लिया और यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया और पूरा कब्जा करके अपने निवास स्थान के लिए और भी जो भी गोरे लोग हैं उनके लिए अपना स्थान बना लिया। इससे क्या हुआ, जो मसाई समुदाय है, तो मसाई समुदाय को अत्यधिक कम मात्रा में ज़मीन मिली। और ये ज़मीन कैसी वाली मिली उनको, सूखे टाइप के जो खेत थे, सूखे खेत वाली ज़मीन मिली, जिसमें ना अच्छे से चारा हो पाता था और ना अच्छे से उनका जीवन यापन हो पाता था। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। मतलब कि जो घास वाला जो क्षेत्र है उसको अत्यधिक मात्रा में खेती के लिए प्रोत्साहित करने लगे। और जैसे खेती में जब तब्दील होती जाएगी ज़मीन, तो चारागाहों की क्या हो गई, कमी होते गई। और अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर कैसे थे, सुदृढ़ थे। वे किसानों से भी किसानों से भी उनका धन संपदा में वे बड़े थे और दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर वे भारी पड़ जाते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट गया। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था। जो मसाई जो चरागाह क्षेत्र था उसको क्या बनाया गया, तो मसाई चरागाह क्षेत्र को नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया। देखिए कि कीनिया का जो मसाई समुदाय है, मसाई मारा, तो कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क बनाए गए। तो कीनिया में 2 नेशनल पार्क कौन से बने, मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क बना दिए गए मसाई लैंड को परिवर्तित करके। और तंजानिया में भी सेरेनगेटी नेशनल पार्क बना दिया गया। तो कीनिया के नेशनल पार्क के नाम आपको याद करना है और तंजानिया का भी नेशनल पार्क। तो तंजानिया में कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया, तो सेरेनगेटी नेशनल पार्क बनाया गया। तो सेरेनगेटी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, देखिए सेरेनगेटी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 14,760 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र है, जिसमें पूरा पहले चारागाह हुआ करता था, ये अब क्या हो गया, सरकार के अधीन हो गया, आरक्षित जंगल हो गया। यहाँ पर कोई भी जानवरों को चराने की अब अनुमति नहीं थी और कोई भी जानवर या मसाइयों को रहने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये 2 नेशनल पार्कों का निर्माण हो गया। अब देखते हैं, मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर लिया गया, एक छोटे से एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उसके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में वे यहाँ वहाँ भटकते रहे। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और उनको कैसी ज़मीन दी गई, जो शुष्क, अर्ध शुष्क और एकदम बंजर सी ज़मीन दी गई, जिसमें अच्छे से न चारा उग पाता था। जैसे इस वजह से क्या हुआ, जब चारे की कमी हो गई तो मवेशियों को चारा नहीं मिल पाने से मवेशी बीमार होने लगे और मरने लगे। कहा जाता है कि 1930 की जब जांच की गई थी, तब 1930 में मवेशियों की संख्या 7,20,000 थी और 1930 में भेड़ों की संख्या 8,20,000 थी और गधे की संख्या 1,71,000 थी। वहीं पर 1933 और 34 में जब सूखा पड़ा तो ये आधे से भी कम हो गए, मतलब आधे जानवर यहाँ के मर चुके थे। इस प्रकार से मसाइयों का नुकसान अत्यधिक मात्रा में हुआ। मसाई समुदाय, और एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि मसाई समुदाय
कौन सी श्रेणियों में बटा हुआ था। तो मशाई समुदाय 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। एक है वरिष्ठ जन श्रेणी और एक है योद्धा। वरिष्ठ जन मतलब एगडर्स और योद्धा मतलब वॉरियर्स। इस प्रकार की 2 श्रेणियों में बटा था। आपको यदि क्वेश्चन आया कि मसाई समुदाय किन किन श्रेणियों में बटा था, तो आपको ये 2 श्रेणियों के नाम अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। और देखिए कि वरिष्ठ जन और योद्धा, ये जो थे वरिष्ठ जन क्या करते थे, तो ये वरिष्ठ जन शासन करने का काम करते थे और समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए समय समय पर सभा करते थे। और योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की मिफाहत करने के लिए तैयार किया जाता था। ये समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे और जहाँ जानवर की संपत्तियाँ हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लिया करते थे। इस प्रकार से ये वरिष्ठ समुदाय का कार्य हुआ करता था। तो वरिष्ठ समुदाय मतलब शासक वर्ग हुआ करता था। और मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनके आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिया। अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर भी पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने का कार्य करने लगे। जो औपनिवेशिक सरकार ने जो मुखिया बनाया था, उन लोगों ने क्या किया, अपने माल इकट्ठा करना चालू कर दिया, जमीन खरीदना चालू कर दिया, अपनी संपत्ति बनाना चालू कर दिया। जिससे क्या हुआ, जो पड़ोसी थे या मसाई समुदाय के अन्य व्यक्ति थे, वो क्या हो गए, कर्जदार हो गए और उनकी आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक मात्रा में बिगड़ गई। और जो मुखिया वर्ग है, वो मुखिया वर्ग बाहर शहरों में जाकर के कुछ व्यापार भी करने लगे और वे व्यापार करने लगे और घर में महिलाएं और बच्चे उनके जानवरों का पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी जो चरवाहा समुदाय की स्थिति अत्यधिक मात्रा में बिगड़ती गई। जब औपनिवेशिक काल आ गया, उस समय औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के आगमन के बाद में, और अंग्रेजों के आगमन के पहले वे लोग आत्मनिर्भर और धन संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे। और यही स्थिति भारत में भी हुई थी। भारत में भी चरवाहों की स्थिति इसी प्रकार से अंग्रेजों के आने के बाद हुई थी, क्योंकि उनको एक सीमित क्षेत्र में ही छोड़ दिया गया था। और सीमित क्षेत्र में क्या होता था कि जब तक चारा है तब तक तो जानवर सुरक्षित रहते थे, लेकिन जब चारा खत्म हो जाता था तो जानवरों की माली हालत खराब हो जाती थी। और जब जानवरों की ही माली हालत खराब हो जाएगी तो जो चरवाहों का मुख्य व्यवसाय तो जानवरों को पालना और जानवरों से प्राप्त उत्पादों से ही उनका जीवन यापन चलता था। देखिए कि निष्कर्ष, इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों ने दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पड़े और नए कानूनों और सीमाओं ने उनके आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया। जो चारागाह बचे थे वे अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो चुके थे। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वे उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे और तब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई। इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते रहे। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे और जानवरों की संख्या कम कर देते थे। नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते और राहत और रियायत और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव भी डालते थे। वे इन इलाकों में अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते जहां से उन्हें खदेड़ा गया है। जंगल के रखरखाव और प्रबंधन में उनका हिस्सा हुआ करता था। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज भी आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है।
पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुंघटू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त थी। इस प्रकार से हमने चरवाहों के बारे में अध्ययन किया। अभी आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए लगातार वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और जो न्यू टाइप वाले जो क्वेश्चन बनते हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनमें से नोट भी करते चलिए। धन्यवाद।